नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में पंचकूला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय जल संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल संगोष्ठी कार्यक्रम का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और संगोष्ठी में जल संकट से निपटने और राज्य में जलस्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर महामंथन भी किया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 2 दिवसीय जल संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल संगोष्ठी कार्यक्रम का आज समापन समारोह है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। दरअसल संगोष्ठी समारोह में जल संकट से निपटने और राज्य में जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। समारोह के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पानी के बचाव के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इस योजना से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान धान के जगह पर अन्य फसलों की बिजाई करें। समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधी बिजाई पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से अब तक 73,000 एकड़ में सीधी बिजाई कराने का काम किया गया, लेकिन 2 लाख एकड़ में बिजाई करवाना हरियाणा सरकार का मकसद है। अथॉरिटी है, वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, इसमें जो लगे हुए लोग हैं उनकी भी अपनी एक्सपर्टाइज सबकी हो गई है। पॉन्ड अथॉरिटी के लोग, इनका अपना एक सिस्टम एक बन गया है। इसी प्रकार से माइक्रो इरिगेशन, मिकाडा, पहले काडा डिपार्टमेंट अलग था, माइक्रो इरिगेशन अलग था, हमने मिला करके इसको मिकाडा किया ताकि उसको कंबाइंड एक तरीके से और उसको चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो प्रयत्न बहुत कर रहे हैं, उन प्रयत्नों में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती की दिशा में भी राज्य सरकार काम कर रही है, जिससे जमीन की उर्वरकता बढ़ेगी और पानी का बचाव भी होगा। हर एक पहलू पर हमको विचार करना होगा, कोई एक पहलू नहीं है। और ये जैसा कहा गया कि साइलोज में विषय विचार करते हैं, वास्तव में साइलोज पर इसलिए करना पड़ेगा कि कोई पानी का कोई एक ही उपयोग है और एक ही उसका कारण यानी विषय स्रोत है, ऐसा नहीं है। स्रोत भी अलग अलग है, उपयोग भी अलग अलग है, उसका रिसाइकलिंग होकर के उसका यूज भी अलग अलग है, और उसको कैसे हमने मैनेज करना है, उसकी मैनेजमेंट के भी सिस्टम सब अलग अलग हैं। तो इसलिए सबको अलग अलग तरीके से, लेकिन दिशा एक रखनी है। एक जो हमारा टारगेट है कि हम अपने आप को कैसे पानी के विषय में आत्मनिर्भर बनाएं, अगली पीढ़ी की भी चिंता करें। कई बार आत्मनिर्भर बनाते समय कुछ गलतियां हमारे से ऐसी हो सकती हैं कि आज तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे वजन इसका और भार पड़ेगा, आबादी भी बढ़ रही है, विकास भी आगे बढ़ रहा है, खेती की भी नई नई टेक्निक आ रही हैं, पानी का उपयोग भी नए नए तरीके से हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिल्डिंग्स में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसकी भी संख्या बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है, ताकि जल को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अटल भूजल योजना के बारे में बोलते हुए कहा कि अटल भूजल योजना को आगे बढ़ाते हुए विश्व बैंक ने हमारा बजट 700 करोड़ और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 200 STP अभी चल रहे हैं। कृषि के लिए कम से कम 75 STP का पानी इस्तेमाल करने का लक्ष्य है। 6,000 एकड़ 6,000 से 25,000 करेंगे, फिर तो अच्छा है। 25,000 एकड़ का मतलब 4 टाइम्स अगर हम ले जाते हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर, इससे हमारी जो जमीन की उर्वरकता है वो बढ़ेगी और उसमें जो पानी सॉइल का जो हमारी हेल्थ है वो भी इससे और अच्छा बनेगा। इसी प्रकार जो जमीन को यानी सुधारीकरण जो है, इस सुधार करने के नाते से भी 1 लाख एकड़ का जो लवणीय भूमि है इसको सुधार करने का संकल्प जो लिया है, यह हालांकि संकल्प हमारा आज का नहीं है, पहले का है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां आ रही हैं।
जैसे कल बात आई थी कि इसके अंदर मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग जहां से भी मशीन मिलती है वो मशीनें आप लाएं, और अगर किसान को लेनी है तो सब्सिडाइज करें, उसको इंसेंटिव दें, सब्सिडी दें, और अगर सरकार को खुद खरीद करके भी उनको देने की आवश्यकता पड़े तो भी हमको खरीदनी चाहिए। और इस 1 लाख एकड़ का जो हमारा भूमि सुधार का कार्यक्रम है, इसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने संकल्प लिया है। फिर अटल भूजल योजना ये पहले से चल रही है। अच्छी बात यह है कि कल जो वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे बीच में आए हुए थे, जब उन्होंने सारी बात हमारी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रयोग हैं ये बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के काफी अच्छे चल रहे हैं, और उसके अंदर इस अटल भूजल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जितना बजट उन्होंने पहले दिया है फर्स्ट फेज में पंचवर्षीय योजना में हमको 700 करोड़ रुपया अभी मिला था। हर साल 100-150 करोड़ रुपए की योजना है, बल्कि हमारी गति उसमें अच्छी स्पीड है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि सेकंड फेज में भी लगभग इतना ही 700 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध और करा देंगे, हम उसमें अपनी गति बढ़ाएं। तो इस नाते से सिंचाई विभाग इसके अंदर काम कर रहा है, बहुत ही एक सुचारू ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक योजना अपने सामने है। एसटीपीज की बात अभी आई कि लगभग 200 एसटीपीज तो इस समय रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। 300 एमएलडी का रीयूज अभी चल रहा है। इसमें केवल पब्लिक हेल्थ का ही काम थोड़ा आगे बढ़ा है। इसके अंदर और जो विभाग हैं, खास करके पानी यूज करने के लिए सिंचाई विभाग, खेती के लिए उसको उपयोग कैसे करें, इस पर भी उन्होंने विचार किया है कि हम 75 एमएलडीज का जो पानी है इसको सिंचाई के लिए, 75 एसटीपीज का पानी सिंचाई के लिए इसके अंदर हम उपयोग करेंगे। और जितना ट्रीटेड वाटर है इसका टारगेट, अभी 50% पानी इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन कैसे इसको 100% उपयोग करें। अभी तो पार्क्स में या कहीं हॉर्टिकल्चर में इसी के अंदर जा रहा है। इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मांग है। पानीपत के लोग कई बार मुझे कह चुके हैं कि पानीपत आपका 40 एमएलडी का एक प्लांट लगा है, उसका पानी अभी भी ड्रेन आउट हो रहा है। हम उनकी मांग है, हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, यूएलबी है, इरिगेशन है, इन सब विभागों को, ट्रीट करने वालों को भी और यूज करने वालों को भी एक समन्वित कोई प्रयास करके और इसको गति इसको देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रिचार्ज बोरवेल, तालाब, चेक डैम की संख्या 9,500 तक 2 साल में लेकर जाने का लक्ष्य है। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएमटी सोहाना को जेएलडी के रूप में विकसित करेंगे ताकि हरियाणा विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ा सके। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि कुरुक्षेत्र में मछली पालन के प्रोजेक्ट को दोगुना करने का भी हमारा लक्ष्य है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे प्रदेश एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश में जल बचाव किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की कोई समस्या न हो। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश का कोना कोना विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सोशल ऑडिट के लिए हरियाणा सरकार सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा सरकार की ओर से योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश में नागरिकों की भलाई के लिए कई योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं का नागरिक भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सोशल ऑडिट के लिए हरियाणा सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए सामाजिक न्याय, आधिकारिक, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग की 10 सेवा योजनाओं की सोशल ऑडिटिंग शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 15वें वित्त आयोग अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य योजना भी चालू वित्त वर्षीय वर्ष 2023-24 में संचालित की जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि निदेशक सोशल ऑडिट यूनिट 15वीं रूर्बन मिशन जनजातीय ऋण योजना के साथ साथ अत्याचार से संबंधित मामलों जैसी कई विकास योजनाओं के सामाजिक ऑडिट के संचालन के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। बैठक में सोशल ऑडिट इकाई को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर पर उपमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसके विकास एवं पंचायत अधिकारी और एसडीओ पंचायती राज भी सदस्य होंगे। इसके साथ ही सोशल ऑडिट करने के लिए समिति विलेज रिसोर्स पर्सन की पहचान की जाएगी। वहीं बैठक में गवर्निंग बॉडी ने विलेज रिसोर्स पर्सन के मानदेय को प्रति कार्य दिवस डीए सहित 500 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक में मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट समुदाय आधारित संगठनों और अन्य स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। वहीं सोशल ऑडिट यूनिट ने हरियाणा के सभी 22 जिलों से 824 ग्राम संसाधन व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। इनमें खुद सहायता समूह, सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण समूहों के सदस्य शामिल हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट, और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें, तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं, ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था, उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया, जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज है इस महीने की 10 तारीख से, उसको तीसरे फेज को हम शुरू करेंगे, ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर।
1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा प्रदेश में जहां परिवार पहचान पत्र के जरिए बुजुर्ग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो वहीं अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश के अनुसार दिव्यांग परिवार के भी पहचान पत्र के जरिए पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। अब दिव्यांगों को परिवार पहचान पत्र के जरिए लाभ मिलेगा, पेंशन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर जिलाधिकारी पेंशन शुरू की जाएगी, तो वहीं सहमति देने के लिए लगातार खुद ब खुद शुरू हो जाएगी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में दिव्यांगों को भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर जिलाधिकारी पेंशन शुरू करने के लिए स्वयं लाभान्वित किए जाएंगे, तो वहीं सहमति देने के बाद भी खुद ब खुद शुरू की जाएगी पेंशन योजना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, परिवारों की आर्थिक मदद करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से नीरज शर्मा। नीरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है BR डबवाल, जो कि यमुनानगर से हरियाणा रोडवेज में महाप्रबंधक के पद पर काबिज हैं। सुनिए। सरकार का बिल्कुल पॉजिटिव मूड है पब्लिक के प्रति, और सरकार ने तो पब्लिक के लिए रोडवेज के बेड़े में 809 बसें तो पिछले साल अलॉट की थी, और इस वर्ष भी 1000 नई बसें और 150 AC बसें हरियाणा के उसमें शामिल करने की अनुमति दी है, जिसमें से यमुनानगर डिपो में अभी तक हमारे पास 65 बसें नहीं आ चुकी हैं, जो हमने विभिन्न मार्गों पे लगा रखी हैं। पब्लिक बहुत खुश है, और जितने भी हमारे लोकल रूट्स हैं उनको तकरीबन हम सबको कवर करेंगे। और कुछ रूट हमने अभी नए हमारे पास प्रार्थना आई हैं ग्रामीणों की, पंचायतों की, तो जहाँ पर बसें बंद थी, जो सुविधा अनुसार हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को हम बस फैसिलिटी उपलब्ध करवाएं। सरकार ने घोषणा की थी 1 अप्रैल से 60 साल से 65 साल के बीच में जो पुरुष हैं उनके लिए हरियाणा रोड से बस पास जारी करके 50% किराए में छूट मिलेगी। उसके लिए पोर्टल खुला है। जो भी 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं वो CSC सेंटर से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएं और आके अपना बस स्टैंड से फॉर्मेलिटी पूरी करके पास इशू करवाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। सरचार्ज माफी योजना कब शुरू की गई थी। ए 31 अगस्त 2022, बी 20 अगस्त 2022, सी 19 अगस्त 2022, डी 9 अगस्त 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।